अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में कैसे प्रोसेस चल रहा होता है, लाइट कहाँ से आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही होती है, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, क्लोरोफिल का क्या किरदार है, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपने वीडियोज़ देख ली होंगी, आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। देखो, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी जो रिएक्शन हो, जाहिर सी बात है रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो एक रिएक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज़ जिसकी मतलब अगर वो मौजूद नहीं है तो रिएक्शन रुक गया उसकी वजह से, या वो सब्सटेंस की कमी हो गई जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, यानी कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगर वो चीज़ की कमी हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है, वो चीज़ नहीं मौजूद होती तो रिएक्शन होता ही नहीं है। तो ऐसी जो सब्सटेंस होती है ना, उसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, मतलब अगर वो नहीं होती तो उसकी वजह से रिएक्शन बहुत लिमिट हो जाता है। तो ये वो कह रहा है कि वो देखें, एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ विच, जिसकी कमी की वजह से, ये देखें, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस, जिसकी कमी की वजह से या डेफिशिएंसी अगर हो जाए, या एब्सेंस या तो मौजूद ही नहीं है या वो डेफिशिएंट है चीज़, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज़ द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा था उसका रेट डिक्रीज़ हो गया, मतलब वो खुद वो चीज़ एब्सेंट थी तो उसकी वजह से रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, या वो चीज़ कम थी तो उसकी कमी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो गया, मतलब उस चीज़ का इतना गहरा असर है। उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस फैक्टर को कहते हैं कि वो लिमिटिंग फैक्टर है फॉर द रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। जिस तरह के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर आपको पता है डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर्स है। जिस तरह के लाइट, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कम फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगी। पानी है, पानी पौधों को कम दोगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर है इर्द गिर्द, टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को मुतासिर कर रहे हैं, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, इनको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। ये देखिए, ये जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये लिमिटिंग फैक्टर्स है फोटोसिंथेसिस के अंदर। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर, ये 4 लिमिटिंग फैक्टर्स आपने याद कर लेने हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब हम एक एक को सबको डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, देख, लाइट की बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। पहले लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, देखो, फोटोसिंथेसिस का बहुत गहरा ताल्लुक है लाइट इंटेंसिटी के साथ। अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा। लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। लाइट इंटेंसिटी मतलब कितनी सूरज की रोशनी की शिद्दत है, मतलब कितनी सूरज की रोशनी आ रही है, वो है। हल्की लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा, ज़्यादा तेज़ लाइट है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत, अब आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ अपनी लिमिट से ऊपर चली जाए तो वो भी गलत है। अगर लाइट इंटेंसिटी जो है ना वो एक लेवल से ऊपर चली जाए, मतलब, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ, ये है। ठीक है, ऐसे ये देखें, ये लाइट का है और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। लाइट क्या है, बढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ रहा है। लेकिन एक वक्त आया लाइट इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, हर चीज़, मतलब इतनी भी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी ना हो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक ही जाए। वही कह रहे हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वेरीज विद द लाइट इंटेंसिटी के साथ बदलता रहता है। कैसे इट डिक्रीजेज एज द लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज। लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। एंड इंक्रीजेज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज। लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वो कहता है एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक, एक लिमिट है। सही हो गया। अब दूसरा हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर में उन्होंने क्या कहा हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का टेम्परेचर से बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, एक लिमिट है। अगर एक लिमिट से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है ना तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जब एक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक है, ओवर अ लिमिटेड रेंज, लेकिन एक रेंज तक बात है, एक लिमिट तक बात है। ठीक है, लेकिन वो कहता है एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें ना टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है लेकिन लाइट इंटेंसिटी बढ़ नहीं रही, लाइट इंटेंसिटी कम है। तो इसमें क्या फोटोसिंथेसिस बढ़े होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन लाइट भी तो कम है ना। तो यहाँ पे भी
टेम्परेचर के बढ़ने का इतना ज़्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी का बढ़ना भी ज़रूरी था, लेकिन लाइट इंटेंसिटी बढ़ नहीं रही। तो वो उन्होंने कहा हुआ है लाइट इंटेंसिटी बहुत, उसकी भी उतनी अहमियत है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें लाइट इंटेंसिटी लो है, ठीक है, मतलब हल्की हल्की सूरज की रोशनी है, लेकिन टेम्परेचर आप बढ़ाई जा रहे हो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप कहते हो चलो टेम्परेचर बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बहुत थोड़ा असर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। मतलब अगर लाइट हल्की हल्की आ रही है और आप टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हो तो इसका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा ही पड़ेगा। मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा से बस ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। वही बात, जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, वही सारी बातें वही है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होता रहता है, अनलिमिटेड बाय अदर फैक्टर्स। मतलब वो कहता है कि बाकी फैक्टर्स भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर आप बहुत कम रखा हुआ है आपने, या लाइट इंटेंसिटी है ही नहीं, लाइट ही नहीं है और आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई जा रहे हो, तो ऐसा करने से फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को तो लाइट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, तो अदर फैक्टर्स का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक। वो कहता है कि एक बात है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो एक लेवल, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर कर देते हो ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, तो स्टोमेटा खुलने की बजाय बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो वो जो ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड आपने इंक्रीज़ की हुई थी वो अंदर ही नहीं जाएगी, क्योंकि स्टोमेटा, वो जो सुराख होते हैं पत्ते के अंदर, छोटे छोटे स्टोमेटा पोर्स होते हैं ना, उन्हीं के जरिए से तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। अब जब सुराख ही बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या अंदर जाएगी? तो वो कह रहा है कि इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल से, हर चीज़ एक लिमिटेड पॉइंट तक ज़रूरी है, एक लेवल से ज़्यादा आपने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, कोजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इससे स्टोमेटा बंद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह ये इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, ये आपने सारे देख लेने, अच्छे से याद कर लेने हैं। उम्मीद है कि आपको अभी याद हो गए होंगे। और अगले वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मैं समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।